नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इसका नाम से ही पता चल रहा होगा, इसका ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करना। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज़ टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन टू वर्कर्स इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट एंड डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी। It ensures that workers get medical care and financial support when they are unable to वर्क। सो वो ये उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, मेडिकल केयर मिले। आप खुद सोचो कि एक एम्प्लॉय जो है वो काम करते करते इंजर्ड हो गया, अब उसका मेडिकल का इतना बिल आएगा, अब उसके पास पैसे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसकी जॉब ही चली गई है, वो क्या ही काम करेगा। सो ये जो इंश्योरेंस स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ये ध्यान देता है कि इन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। द एक्ट अप्लाइज टू फैक्ट्रीज एंड सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग अ मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जिनको भी फैक्ट्रीज कहा गया है कि भाई मिनिमम वर्कर इतने होने चाहिए, मशीनरी पे काम होना चाहिए, उसी को उन्हीं पे ही अप्लाई होता है। इट कवर्स एम्प्लॉयज अर्निंग्स वेजेस अप टू स्पेसिफाइड लिमिट एज रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। द स्कीम इज कॉन्ट्रीब्यूटरी इन नेचर, मीनिंग बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट। वो ये एम्प्लॉयर के जेब से भी पैसा जाता है, एम्प्लॉय के जेब से भी पैसा जाता है, और इसमें फ़ंड में पैसा जाता है इनके इंश्योरेंस में, और फिर उनको हेल्प मिलती है आगे मेडिकल या फाइनेंशियल सपोर्ट जो भी होता है। एग्जाम्पल, अ फैक्ट्री वर्कर हु फॉल्स सिक कैन गेट फ्री ट्रीटमेंट एंड कैश बेनिफिट अंडर द एक्ट। सो यही होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। चीज़ें इतनी सिंपल है कि आप हर जगह कहीं भी कोई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आ गया, कुछ भी आ गया, थोड़ा सा कुछ अलग से लिख दो, बाकी सब तो सेम ही है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री, हर जगह बस थोड़ा सा चेंज करके सेम चीज़ें आप लिख सकते हो। बाकी आगे करते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। पहला है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? अ पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस इन अ फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट कवर्ड अंडर द एक्ट। वो ये एम्प्लॉय कौन होगा? जो काम करेगा उस फैक्ट्री के अंदर, उसको एम्प्लॉय बोलेंगे। एम्प्लॉयर जो काम देगा, जो फैक्ट्री का ओनर होगा या जो भी कंट्रोल करता है सारा का सारा काम। द पर्सन हु हैज़ कंट्रोल ओवर द एस्टेब्लिशमेंट एंड पेज वेजेस, वो एम्प्लॉयर होगा। इंश्योर्ड पर्सन कौन होता है? एन एम्प्लॉय हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर द ESI स्कीम एंड कंट्रीब्यूट टू इट। ESI स्कीम क्या होती है? सो ESI की फुल फॉर्म क्या होती है? एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। सो ये 1948 का एक्ट है जिसके अंदर इंश्योरेंस से जो रिलेटेड स्कीम प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि सिकनेस लीव हो गई, या फिर कोई डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हो गए, या इंश्योरेंस हो गया, या हेल्थ चेकअप या मेडिकल चेकअप की जो फ्री फैसिलिटीज़ हैं वो इसके अंदर प्रोवाइड करी जाती हैं। एग्जाम्पल, वर्कर्स हैविंग ESI कार्ड। सो जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होती हैं, वो रजिस्टर करवा लेते हैं इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर उसको मिनिमम पे मिलता है इस स्कीम के अंदर उस वर्कर को, और कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और इस ESI कार्ड को पहचान कार्ड भी बोला जाता है। सो वही होता है इंश्योर्ड पर्सन, जो कि इस स्कीम के द्वारा इस स्कीम में रजिस्टर है, उसको इंश्योर्ड पर्सन बोलते हैं। वेजेस, ऑल रिम्यूनरेशन पेड इन कैश इंक्लूडिंग बेसिक पे एंड अलाउंस, वही वेजेस जो उसको पे करी जाती हैं उसको बोलते हैं। मंथली सैलरी इंक्लूडिंग DA। कंट्रीब्यूशन अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू ESI फंड। सो जो एम्प्लॉयर होता है और जो एम्प्लॉय होती है, वो कुछ जो अमाउंट होता है वो ESI फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। अ स्मॉल परसेंटेज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी एंड कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर। इससे क्या होता है? छोटा छोटा जो अमाउंट होता है वो इस फंड में जाता रहता है और बाद में उस एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल जाता है। अब आप खुद सोचो कि एक एम्प्लॉय है, एक वर्कर है, लेबर है, वो कुछ भी कहीं भी रजिस्टर नहीं है, वो क्या करेगा? वो सीधा जाएगा फैक्ट्री में, काम करेगा, अपने पैसे लेगा, आ जाएगा। उसको कुछ इंजरी हो गई, कुछ भी हो गया, कुछ नहीं बेनिफिट मिलेगा। अगर वो ESI स्कीम के अंदर अपने आप को अगर रजिस्टर करा लेगा तो उसको सारे बेनिफिट्स किए जाएंगे प्रोवाइड, सब कुछ होगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इंजरी। एक तरीके से उसका कुछ है ही नहीं, उसने काम भी करा नहीं करा, फैक्ट्री वाला ही बोल देगा कि भाई ये तो ESI मतलब कुछ रजिस्टर ही नहीं है, वो तो बोल देगा कि मैं नहीं दे रहा इसको पैसे, वो उसको वहाँ से भगा देगा, मैंने तो काम कराया नहीं, ऐसा बोल के। सो ये इंश्योर्ड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक ESI स्कीम के अंदर रजिस्टर हो, जिससे कि आपको पैसे मिले और बेनिफिट्स मिले जो कि गवर्नमेंट के द्वारा करे जाते हैं प्रोवाइड ESI स्कीम के अंदर। एम्प्लॉयमेंट इंजरी कॉज ड्यूरिंग एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्कर इंजर्ड वाइल ऑपरेटिंग मशीनरी। सो एम्प्लॉयमेंट इंजरी भी एक डेफिनेशन है इस एक्ट के अंदर, जो कि उसको इंजरी होती है कुछ भी उस
एम्प्लॉयमेंट के द्वारा या काम करते हुए। सो यही होता है डेफिनेशन अंडर द एक्ट। कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी, ईजी है, आगे करते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स अंडर द एक्ट। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और वीडियो को पूरा देखना, दोनों वीडियो देखना, पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी, मैंने सब कुछ कवर किया है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि इस एक्ट के अंदर होते हैं। पहला सिकनेस बेनिफिट कि भाई कंपनसेशन कर दिया प्रोवाइड, अगर आपको कुछ बीमारी हो गई या आप कुछ टाइम के लिए बीमार पड़ गए, सो उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, कुछ छोटा मोटा अमाउंट वो दे देंगे। मेडिकल बेनिफिट दिया जाता है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, जो कि आपने देखा वर्कर गेट फ्री ट्रीटमेंट इन ईएसआई हॉस्पिटल। जो भी ईएसआई हॉस्पिटल्स होते हैं जो स्कीम के अंदर रजिस्टर होते हैं, वहाँ पर उस वर्कर का फ्री ट्रीटमेंट भी होता है। मैटरनिटी बेनिफिट, पेड लीव फॉर फीमेल वर्कर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो यही है बेसिक सा कि जो भी उनका प्रेगनेंसी का पीरियड होगा, जो भी सब कुछ होगा, उसमें उनको पैसा दिया जाएगा और हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट भी मिलेगा, वही मेडिकल बेनिफिट के अंदर। डिसेबलमेंट बेनिफिट, वही अगर वो कुछ उसका हाथ कट गया, पैर कट गया, उसकी वजह से उसको जो भी इंजरी हो गई, उसमें कंपनसेशन प्रोवाइड करा जाएगा। डिपेंडेंट्स बेनिफिट, डिपेंडेंट्स कौन होते हैं? जो उस एम्प्लॉय पे, उस वर्कर पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि उसकी फैमिली, वो उस पर डिपेंड है, सो उसको डिपेंडेंट्स बोलते हैं। सो जो फैमिली मेम्बर्स हैं उस वर्कर के, उनको कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे, कुछ कंपनसेशन अगर उसकी डेथ हो जाती है या कोई एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाती है। अदर बेनिफिट्स, अगर उसकी डेथ हो जाती है सो उसके फ्यूनरल के लिए एक्सपेंसेस प्रोवाइड करे जाएंगे। रिहेबिलिटेशन अलाउंस होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर डिसेबल्ड वर्कर्स, वो ये अगर वो डिसेबल्ड हो गया कोई काम करते करते, सो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी और काम करने के लिए। सो यही होता है डिपेंडेंट्स बेनिफिट्स। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ESIC। ESIC इज़ द मेन बॉडी डेट एडमिनिस्टर द ESI स्कीम। सो ये एक मेन बॉडी है जिसके अंदर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम आती है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट। इट मैनेजेस फंड, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज। सो जो भी फंड्स होते हैं जहाँ पर पैसा जमा होता है, जो कि वर्कर को बाद में, लेबर को बाद में मिलना होता है, जहाँ पर हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल मैनेज करती है जहाँ पर उनका इलाज होगा वर्कर्स का फ्री में, और डिस्पेंसरीज को मैनेज करती है। इट इंश्योर्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेनिफिट, ये इंश्योर करती है कि सारा जो अच्छे से बेनिफिट को इम्प्लीमेंटेशन हो और बेनिफिट्स एम्प्लॉय को, वर्कर्स को मिले। ESIC रन्स हॉस्पिटल वेयर इंश्योर्ड वर्कर्स गेट ट्रीटमेंट। सो ये जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ये ESI हॉस्पिटल्स को रन करती है ताकि जो वर्कर्स हैं, जो इंश्योर्ड वर्कर्स हैं, इंश्योर्ड वर्कर कौन थे? जो ESI स्कीम के अंदर रजिस्टर थे, उनको फ्री में ट्रीटमेंट मिल सके। डिस्प्यूट एंड क्लेम सेटलमेंट अंडर द एक्ट। Dispute are decided by ESI court. Issues may include contribution dispute, benefit claim. Employees can file claims if benefit are denied. Suppose कि अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना था, वो नहीं मिला, सो वो ESI कोर्ट में जा सकता है कि मैं इस स्कीम के अंदर रजिस्टर हूँ, फिर भी मुझे ये नहीं मिला। सो ये है इसके अंदर। कोर्ट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज। एग्जाम्पल, वर्कर डिनाइड सिकनेस बेनिफिट कैन अप्रोच ESI कोर्ट। सो जो वर्कर था उसको बेनिफिट्स नहीं दिए गए सिकनेस के, सो वो ESI कोर्ट जा सकता है। लेटेस्ट प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2010। सो इसमें भी कुछ चेंजेस करे गए हैं, जैसे कि कवरेज एक्सटेंडेड टू मोर एस्टेब्लिशमेंट, वेज लिमिट फॉर कवरेज इंक्रीज्ड। वो ये वेज लिमिट जो कवरेज है उसको बढ़ा दिया गया है कि और बेनिफिट दिए जाएँ। मेडिकल बेनिफिट को इम्प्रूव करा गया है, एक्सपेंड करा गया है। प्रोसीजर को सिंप्लीफाइड बना दिया गया है कि जो क्लेम है, रजिस्ट्रेशन है, वो आसान से आसान हो सके। स्ट्रेंथेंड रोल ऑफ ESIC इन एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल, मोर वर्कर्स बिकम एलिजिबल ड्यू टू इंक्रीज वेज लिमिट। सो वो ये वेज लिमिट बढ़ाने से बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो एलिजिबल बन गए हैं और इस स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं ताकि इसका बेनिफिट्स ले सकें। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। मीनिंग क्या है इसका? दिस एक्ट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट टू एम्प्लॉयज़। सो आपने देखा होगा जो प्रोविडेंट फंड होता है, हमारी जो सैलरी होती है उसमें से कुछ कटता रहता है और एम्प्लॉयर का दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, उससे फिर बाद में हमें लॉन्ग टर्म में जब हम रिटायर हो जाते हैं सो कुछ हमारे पास पेंशन के उसमें आता है और उससे हमें पैसा मिलता है।
ठीक है। इट इंश्योर लॉन्ग टर्म सेविंग्स थ्रू कंपलसरी कंट्रीब्यूशन, एक कंपलसरी बना देते हैं कि भाई क्यों, क्योंकि अगर कंपलसरी नहीं बनाएंगे तो लोग क्या करेंगे, उस पैसे को अभी यूज़ कर लेंगे सारा और फ्यूचर में फिर उनको दिक्कत होगी। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट टू द फंड, इट अप्लाइज टू फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग अ प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ वर्कर्स। एग्जाम्पल, a salaried employee contribute a part of salary monthly to provident fund. Employee pension scheme क्या होती है, EPS, introduced to provide pension after retirement. A portion of employer's contribution goes to pension fund. Pension is payable after retirement, usually at 58. On permanent disability पे भी आपको मिल सकता है क्या, पेंशन। टू फैमिली इन केस ऑफ डेथ, अगर आपकी डेथ हो गई है तो आपकी फैमिली को भी पेंशन मिलेगी। मिनिमम सर्विस पीरियड इज़ जनरली रिक्वायर्ड, कि आपने अगर 10 साल काम किया है उसके बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय वर्किंग फॉर 20 ईयर्स रिसीव्ड मंथली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। सो एक रिटायरमेंट के बाद उसको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगी। अगर उसने 20 साल काम किया है सो उसको थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने आता रहेगा, एक तरीके से सैलरी की तरह। सो यही होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। और ये वही होता है जो पैसा हम एक 20 साल से वो बंदा थोड़ा थोड़ा इस फंड में, इस स्कीम में डाल रहा है, सो वो सारा पैसा बाद में उसको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। इट इज़ अ सेविंग फंड वेयर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूशन इज जनरली अ फिक्स परसेंटेज ऑफ वेजेस, अमाउंट एक्यूमुलेट्स विद इंटरेस्ट ओवर टाइम। से वो ये है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, यहाँ पर जो एम्प्लॉय होता है और एम्प्लॉयर होता है थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं सेविंग फंड में, और इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। विड्रॉल जो होता है वो रिटायरमेंट पे अलाउड होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, कोई मेडिकल इमरजेंसी या हाउस या एजुकेशन इमरजेंसी आ गई है, सो वो उसमें प्रोविडेंट फंड में से पैसा निकाल सकता है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय विड्रॉज PF अमाउंट टू पे फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, चाइल्ड्स एजुकेशन। सो वो अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए इसमें से फ़ंड निकाल सकता है, वरना उसको रिटायरमेंट पे ही मिलेगा। या फिर कोई इमरजेंसी आ गई, उसको घर बनाना है, एजुकेशन या कोई मेडिकल आ जाती है, सो वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में से पैसा निकाल सकता है। एम्प्लॉय डिपॉजिट linked insurance scheme provides insurance benefit to employees in case of death of employee. Nominee receive lump sum amount, no contribution required from employee, only employer contributes. A benefit depends on salary and rules prescribed. Example, if employees dies during service, family get insurance amount under EDLI. So इसमें क्या होता है, इस स्कीम के अंदर जो आपका एम्प्लॉयर होता है, जो आपको जॉब पे रखता है, वो इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता रहता है, और जब आपकी अगर डेथ हो जाती है सो उसमें क्या होता है, आपको आपकी फैमिली को इंश्योरेंस मिलता है, एक बड़ा लमसम अमाउंट मिलता है, जितना भी आपका आता है जुड़ के। अगर आपकी डेथ हो जाती है जो भी नॉमिनी बनता है उसको पैसे मिल जाते हैं, ताकि बाद में फैमिली को सपोर्ट मिल सके। और ये इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो रूल्स पे डिपेंड होते हैं, सैलरी पे डिपेंड रहते हैं कि कितनी सैलरी थी उसके हिसाब से अमाउंट ज़्यादा कम भी हो सकता है, और जो भी बेनिफिट्स, जो भी रूल्स उसके अंदर बताए गए हैं स्कीम के अंदर उस एम्प्लॉय के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट मिलता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम्स। सो इस स्कीम को एडमिनिस्टर कौन करता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को। सो इसको करते हैं मैनेज बाय एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO के द्वारा ही मैनेज करा जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एडमिनिस्टर द फंड। सो कुछ ट्रस्टीज होते हैं जो बनाए जाते हैं कि भाई हम जिम्मेदारी लेते हैं इस फंड की, इसमें जो भी पैसा आएगा वो सही तरीके से फंड के रूल्स के हिसाब से मैनेज करा जाएगा। गवर्नमेंट सुपरवाइज एंड फ्रेम्स रूल्स, वो ये गवर्नमेंट इसको रूल्स और रेगुलेशन सब कुछ बनाती है इसके अंदर। EPFO maintains accounts and ensure compliances. Example, EPFO manage PF accounts and provide online balance details. Recovery of money from employer and contractor. Employer must deposit contribution on time. If employer fails, so जो authorities होती हैं, authorities can recover dues, interest and penalties are charged. अगर वो इस स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करती तो उन पे पेनल्टीज लगाई जाएंगी और उनसे ड्यूज रिकवर करे जाएंगे। रिकवरी मेथड इंक्लूड वही अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, बैंक्स अकाउंट सीज कर देंगे वो, और जो भी प्रॉपर्टी है उसको वो क्या कर देंगे, उसके थ्रू वो पैसा रिकवर कर सकते हैं इस फंड के लिए, कि भाई तुमने जिम्मेदारी ली है पे करने के लिए, तुम एक ऑर्गेनाइजेशन हो, तुमको ये EPF के अंदर कंट्रीब्यूट करना है, सो उसके हिसाब से इसमें रिकवरी करते हैं लोग। कॉन्ट्रैक्टर्स employees are also covered and principal employer is responsible. Example, if a contractor does not deposit PF, main employer is liable. So यही होता है recovery of money from employer and contractor.
नेक्स्ट है एपेलेट ट्रिब्यूनल। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्रिब्यूनल हेयर्स अपील्स। एम्प्लॉयर्स कैन चैलेंज ऑर्डर्स पास्ड बाय अथॉरिटीज। ट्रिब्यूनल इंश्योर्स फेयर डिसीजन मेकिंग। सो यही है, जो भी आपकी जो प्रोविडेंट फंड है इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर क्या होता है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है भाई उसको पे करना है अपनी जेब से। सो वो क्या करता है, अगर उसको कोई डिसीजन भी, कोई ऑर्डर पास किया गया है जो कि उसको सही नहीं लगा, जो कि बहुत बेकार है, जो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को सही नहीं लगा, तो वो सारे जाके यहाँ पर अपील कर सकते हैं कि भाई हम इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, या जो भी अथॉरिटीज़ रूल पास करती हैं उसको अगर वो अपोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके वो कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल जो होता है वो डिसीजन मेकिंग फेयर हो इस पे ध्यान देता है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर डिस्प्यूट्स पेनल्टी एंड फाइल्स अपील इन ट्रिब्यूनल। सो जो भी पेनल्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे, अगर वो अथॉरिटीज़ ने बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगा दी है और बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया, सो वो फाइल कर सकता है अपील उससे, इसमें ट्रिब्यूनल में, और वहाँ पर उसको डिसीजन मेकिंग जो भी उनका होगा उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस, नॉन पेमेंट और डिलेड पेमेंट और ऑफ कंट्रीब्यूशन इन एन ऑफेंस। वो ये है कि अगर आपने पेमेंट नहीं करा या डिले कर दिया पीएफ में पेमेंट करने से, तो वो एक ऑफेंस है और गवर्नमेंट जो है वो लीगल एक्शन ले सकती है। प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज़ पनिशेबल। उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, सपोज़ एम्प्लॉयर की जो सैलरी थी वो उसके हिसाब से ज़्यादा आ रही थी, या जो भी उसका कंट्रीब्यूशन था एम्प्लॉयर का वो ज़्यादा आ रहा था, लेकिन उसने उसकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी और वो सब कुछ ऐसे दिखाया कि जिससे कि उसको कम पीएफ में पे करना पड़े। उसकी वजह से क्या होगा, उस पर फ़ाइन लग सकता है और उसको जेल में भी जाना पड़ सकता है अगर वो कुछ भी झूठी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो। कंटिन्यूस डिफ़ॉल्ट लीड्स टू स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन। एम्प्लॉयर नॉट डिपॉजिटिंग पीएफ फॉर वर्कर्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड। सो वो ये इसको एक तरीके से क्राइम की तरह लिया जाएगा और लीगल एक्शन लिया जाएगा एम्प्लॉयर पे अगर वो पीएफ में डिपॉजिट नहीं करता वर्कर के लिए। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी एक्ट 1972। सो इसका मीनिंग क्या है, कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं मतलब रिटायरमेंट के बाद कि आपने बहुत सर्व किया है, हमें कुछ बोनस, कुछ एक्स्ट्रा मनी, कुछ अमाउंट दिया जाता है कि आपने हमने 20 साल सर्व किया है, बहुत हमारी कंपनी को सपोर्ट किया है, सो आपको हम कुछ बेनिफिट दे रहे हैं। सो यही होता है। इट अप्लाइज टू ये फैक्ट्री पे, माइंस पे, ऑयल फील्ड्स पे, प्लांटेशंस पे, या शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सनस पे एप्लीकेबल होता है। वंस एप्लीकेबल इट कंटिन्यूज इवन इफ एम्प्लॉयज number falls below 10. It covers employees working in both private and public sector. Example, an employee working in a company for many years receive gratuity at retirement. So वो ये कुछ benefit, कुछ extra bonus दिए जाता है, कुछ फ़ायदे दिए जाते हैं। Meaning of key terms इसमें क्या है, employee होता है वही जो person काम करता है, इन पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस हैं इन एन एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड अंडर दी एक्ट। बार बार इसको नहीं पढ़ते, सो वो ये एम्प्लॉय जो काम करता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो कि आपको पता है कि जो जॉब पे रखता है, जो कि सारा पेमेंट संभालता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेट्यूटी पे करने के लिए, ठीक है, जैसे कि कंपनी ओनर हो गया। कंटिन्यूस सर्विस विदाउट इंटरप्शन इंक्लूडिंग, उसने कोई सिकनेस लीव नहीं ली, कोई लीव नहीं ली, या फिर कोई एक्सीडेंट या फिर ले ऑफ नहीं हुआ, सो उसको माना जाएगा। इन सब के बिना उसको कंटिन्यूस सर्विस में माना जाएगा। अगर इसमें से कुछ भी नहीं किया उसने, तो अगर कोई वैलिड रीज़न है तो भी वो कंटिन्यूस सर्विस मानी जाएगी। एम्प्लॉय ऑन मेडिकल लीव इज कंटिन्यूस सर्विस। क्यों? क्योंकि वो एक वैलिड रीज़न है। कंडीशन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी, एम्प्लॉय मस्ट कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, की 5 साल तक उसने कंटिन्यूस सर्विस प्रोवाइड करी। अब समझ में आया कंटिन्यूस सर्विस क्यों इम्पोर्टेंट था। मान लो 5 साल उसने काम किया लगातार और कुछ बीच में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसमें क्या बोलेगी कंपनी कि भाई इसका तो एक्सीडेंट हो गया था, हम इसको कंटिन्यूस सर्विस में मानते नहीं, ये 1-2 महीने के लिए चला गया था, सो 5 साल के बाद इसको नहीं दी जाएगी। सो यही होता है। ग्रेट्यूटी इज़ पेएबल ऑन रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ और डिसेबलमेंट 5 year कंडीशन, जो कि अगर डेथ हो गई है या फिर उसको कोई डिसेबिलिटी हो गई है, सो वो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है 5 साल वाली कंडीशन, लेकिन अगर उसको बाद में रिटायरमेंट करना है, वो 10 साल बाद क्या है, तो उसको मिलेगी। अमाउंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी एंड ईयर्स ऑफ सर्विस। पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, एक टाइम लिमिट के अंदर उसको पेमेंट करी जाएगी। सो एग्जाम्पल में जैसे वो ये कि एक एम्प्लॉय अगर 6 साल के बाद
अगर जॉब छोड़ के जाता है, रिजाइन कर देता है, सो उसको ग्रेट्युटी मिलेगी। सो यही होता है ग्रेट्युटी और इसकी कंडीशन। नेक्स्ट है फोर फीचर ऑफ ग्रेट्युटी। सो कब उसको नहीं मिलेगी, जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉय है, उसको ग्रेट्युटी कब नहीं मिलेगी, कब नहीं मिलेगी। पहला, एम्प्लॉय कॉज डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी। जो एम्प्लॉयर था जहाँ पर वो जॉब करता था, उसकी कोई प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, कुछ भी कर दिया, तब नहीं मिलेगी। एम्प्लॉय इज गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट। उस एम्प्लॉय ने कुछ गलत काम कर दिया कंपनी के अंदर, पर उसके बाद भी उसको 6 साल तक वो काम करता रहा, कुछ गलती कर दी थी, ठीक है, पर उसको माफ़ करके उसको वो 5-6 साल तक काम करता रहा। उसके बाद 5 साल के बाद वो आया मांगने के लिए, तो कंपनी क्या बोलेगी, भाई तूने कुछ गलत काम किया था, हम नहीं दे रहे। एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन वायलेंस और मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब कि उसका कुछ बिहेवियर था, कुछ कैरेक्टर था, उसने कुछ गलत काम कर दिया, सो तब भी नहीं दी जाएगी। फोर फीचर जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लॉ ने कुछ और बोला है कि भाई अगर ये होता है तो फोरफिट करना, लेकिन जो कंपनी है वो किसी भी छोटी मोटी बात पे उसका ग्रेट्युटी जो है वो फोरफिट कर रही है, जो कि अलाउ नहीं है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन थेफ्ट में लूज ग्रेट्युटी, वो ये उसको नहीं मिलेगी अगर उसने चोरी करी है तो। अथॉरिटीज अंडर द एक्ट एंड देयर पावर्स, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है appointed by government to administer the act, decide disputes regarding gratuity. Example, employee complains about non-payment of gratuity. Appellate authority होती है, hears appeals against decision of controlling authority. Example, employer challenge order to pay gratuity. पावर्स इसमें क्या आती हैं, कंडक्टिंग इंक्वायरीज होती हैं और समनिंग विटनेस होता है, ऑर्डरिंग पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी विद इंटरेस्ट। सो यही होते हैं कुछ अथॉरिटीज़ और कुछ रूल्स होती हैं, जो पावर्स होती हैं, जो कि इस एक्ट के अंदर होती हैं ताकि एक एम्प्लॉय को ग्रेट्युटी मिले, उसके लिए बनाई गई हैं। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, IBC जो होती है वो लीगल फ्रेमवर्क करती है फॉर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनीज एंड इंडिविजुअल, कि भाई एक कंपनी है वो लोन पे नहीं कर पा रही है, उसने कर्जा लिया था वो पे नहीं कर पा रही है, सो ये क्या करते हैं, उसको लिक्विडेट कर देते हैं, उसको कंपनी को बंद करवा देते हैं और उसके जो एसेट को मैक्सिमाइज वैल्यू करते हैं, उसके एसेट्स की मैक्सिमाइज वैल्यू करते हैं प्रोवाइड, ताकि उसको पैसा मिल सके और लोन रिकवर हो सके। और इनका काम क्या होता है, लोन को रिकवर करना और बिजनेस जो है वो आराम से हो सके। इट इंश्योर्स टाइम बाउंड रिजोल्यूशन प्रोसेस, कि भाई जल्दी से जल्दी उसका कंपनी है वो पे नहीं कर पा रही है, उसको जल्दी से जल्दी बंद करो, उसका सारे जो एसेट्स हैं उनको वैल्यू प्रोवाइड करो और उससे डेप्ट को कवर करो। की फीचर क्या होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ फिक्स टाइम, जनरली 180 से 330 दिन के अंदर ये काम होता है। कंट्रोल शिफ्ट फ्रॉम मैनेजमेंट टू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, सो मैनेजमेंट से इंसॉल्वेंसी जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो एसेट की वैल्यू करते हैं, जो कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं, वो आ जाते हैं। क्रेडिटर्स फ्रॉम कमिटी ऑफ क्रेडिटर टू टेक डिसीजन, इफ रेजोल्यूशन फेल्स कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। अगर कोई जो रेजोल्यूशन होता है वो फेल हो जाता है तो कंपनी जो होती है वो लिक्विडेट हो जाती है, सारे एसेट सेल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, बैंक फाइल केस व्हेन कंपनी डिफॉल्ट्स ऑन लोन। नेक्स्ट है अथॉरिटीज अंडर IBC। सो NCLT जो होती है वो कंपनी के लिए होती है, कि कंपनी की इंसॉल्वेंसी के लिए, और TRT जो होती है वो इंडिविजुअल के लिए होती है, लोन रिकवरी के लिए होती है। आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन इज़ अ मेथड ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स आउटसाइड कोर्ट, मतलब कि कोर्ट में कोई केस चला, उसको छोड़ के भाई आ जाओ बाहर ही बैठ के बात कर लेते हैं आराम से, कोर्ट में क्यों जाना बेमतलब में। कोर्ट में क्या होगा, एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन आर्बिट्रेशन मेथड से क्या होता है, दोनों बाहर आके बात कर लेते हैं, दोनों कुछ ऐसे एक तरीके से ऐसे डिस्कशन पे आते हैं कि दोनों का काम हो जाए और किसी को नुकसान भी ना हो। डिस्प्यूट इज डिसाइडेड बाय इंडिपेंडेंट पर्सन कॉल्ड आर्बिट्रेटर। Decision given is called an award and is binding. Example, two companies resolve contract dispute through arbitrator instead of court, कि कोर्ट में जाके किसी एक बंदे को बीच में बिठा के एक इंडिपेंडेंट पर्सन को उसने डिसाइड करा कि क्या डिस्प्यूट है और उनका सेटल करवा दिया। सो ये होता है आर्बिट्रेशन मेथड, कोर्ट में ना जाके आराम से बाहर बैठ के बात कर लेना। फीचर्स क्या होते हैं, फास्टर होता है कोर्ट प्रोसीडिंग में, भाई कोर्ट में जाके वो 5 साल कितने साल चलेगा कुछ नहीं पता। लेस फॉर्मल और एंड फ्लेक्सिबल, मतलब फॉर्मल कम रहता है, भाई कोर्ट में तो क्या हो गया, एक बार ऑर्डर पास हो गया तो काम होना ही होना है, लेकिन ये लेस फॉर्मल रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ भी
हो सकता है बाद में वो चेंज कर सकता है कुछ भी, कि हमने तो कौन सा कोर्ट में बात हुई थी हमारी, कौन सा कोर्ट ने लॉ पास किया था, हमने तो बाहर ही बैठ के बात करी थी, मैं तो अब बाद में कुछ और चेंज कर देगा वो अपने उसमें। पार्टीज कैन चूज आर्बिट्रेटर, सो जो पार्टीज होती हैं वो चूज करती हैं कि कौन कौन डिसाइड करेगा कि क्या डिस्प्यूट है। प्रोसीडिंग आर कॉन्फिडेंशियल, सो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती है, दोनों कंपनी के बीच में बैठ के, दोनों पार्टी के बीच में बैठ के बात हो जाती है। प्रोसेस क्या होता है, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज टू रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, सो एक एग्रीमेंट बनता है, फिर एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है जो कि पूरा डिस्प्यूट को डिसाइड करता है, फिर दोनों पार्टीज की हियरिंग होती है, भाई इसका भी, फिर आर्बिट्रेटर जो होता है वो अपना डिसीजन देता है जिसको अवॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये 5 थोड़े नंबरिंग मिस्टेक है, इसको अवॉइड करना। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड क्लॉज फॉर आर्बिट्रेशन इन केस ऑफ डिस्प्यूट। सो यही होता है एक प्रोसेस, और आर्बिट्रेशन होता क्या है, ईजी है, आगे करते हैं। सो ये आपका पूरा सिलेबस था, ये सारे मैंने टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा और डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना। अभी प्रीवियस ईयर का पेपर करते हैं। सो ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। इसमें मैं आपको 4 क्वेश्चन जो हैं वो 3 मार्क्स के कराऊंगा, और 2 क्वेश्चन जो है वो 7.5 मार्क्स के कराऊंगा, क्योंकि जो आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सेम टू सेम वही आ रखे हैं। कि क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ क्वांटम ऑफ कंपनसेशन पेबल टू द एम्प्लॉय ऑन डेथ, कि भाई डेथ पे उसको क्या मिलेगा, कंपनसेशन क्या होगा, वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं, ईजी हैं। फैक्ट्री क्या होती है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यही बताना है। सो जो 3 मार्क्स के थे थोड़े अलग अलग से छोटे मोटे है, छोटे क्वेश्चन, बट थोड़े से अलग अलग वो है, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। बाकी जो आपका ये है 15 मार्क्स के, ये इजीली हो जाएंगे, और 7.5 मार्क्स के जो हैं वो मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8, सो मैं कराने वाला हूँ 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन, और 6 एंड 7, ठीक है। बाकी 8 देख सकते हो आप, 9, 10, 11 ये सारे इजी हैं, वही हैं जो मैंने कराए हैं, इनको और अच्छे से कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपका काम अच्छे से हो जाए और पेपर अच्छे से आपका हो जाए। बाकी सारा सिलेबस करा दिया है, ईजी है, आगे करते हैं। सो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है? A competent person is someone who has the necessary qualification, knowledge and experience to perform a specific task properly, कि एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और क्वालिफिकेशन है, ठीक है। He must be approved और रिकग्नाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अंडर द लॉ, जैसे सीए होता है, सो इंडियन चार्टर्ड के अंदर वो सारे रजिस्टर होते हैं। He should have technical expertise in the relevant field of work. He is responsible for ensuring safety and compliance with legal provision. Example देखते हैं, a government approved engineer inspecting फैक्ट्री मशीनरी फॉर सेफ्टी कंप्लाइंस, सो एक कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लेबर वेलफेयर। सो वही जो मैंने आपको बताया था, लेबर वेलफेयर रेफर्स टू द वेरियस फैसिलिटीज, जो भी सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, जो भी वर्कर्स के लिए प्रोवाइड करा जाता है बाय एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, उनको जैसे कि उनकी वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो सके, हेल्थ एफिशिएंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके, जो भी सर्विस और फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करी जाती हैं उसको लेबर वेलफेयर बोलते हैं। It include both statutory, legal and voluntary measures. It aims to ensure physical, mental and social well-being of worker. Example, providing canteen, medical facilities and restroom to workers in a factory. ठीक है, सो यही होता है लेबर वेलफेयर। ये प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं कम लेबर्स की। सो यही है लेबर वेलफेयर, जो कि लेबर के लिए काम किया जाता है, उनकी हेल्थ एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करी जाती हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स एनी एक्टिविटी बाय विच रॉ मटेरियल और कंपोनेंट आर मेड, अल्टर्ड, repaired, finished or prepared into a final product for use or sale. It involves conversion of raw material into finished good. So manufacturing एक प्रोसेस वही होता है जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करा जाता है। इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, बनाना, उसको अल्टर करना, रिपेयर करना, पैकिंग करना, उसको फिनिशिंग देना। इट मे बी डन विद और विदाउट यूज ऑफ पावर, ठीक है, वो ये आप मशीन के थ्रू भी काम करवा लो या वर्कर्स के थ्रू भी। इट कवर्स बोथ मैनुअल एंड मशीन बेस्ड वर्क। एग्जाम्पल, कन्वर्टिंग कॉटन इनटू क्लॉथ इन अ टेक्सटाइल फैक्ट्री। सो ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है पूरा। इट ऑल्सो इंक्लूड एक्टिविटीज लाइक ऑयल प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। सो यही होता है एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है
Appropriate government means the authority, central government or state government, which has the power to administer and enforce a particular labor law for an establishment. ठीक है, it can be either central or state government depending on the nature of industry. The central government is the appropriate for industries like railway, mines, major ports, banking, insurance. So appropriate government कौन सी होती है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, जिसके पास पावर है टू एडमिनिस्टर और इन्फोर्स पर्टिकुलर लेबर लॉ. ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए सही है, रेलवे के लिए, माइंस के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है, पूरा बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सही है. स्टेट गवर्नमेंट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर मोस्ट अदर फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट विद इन द स्टेट. एक स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट एक अप्रोप्रिएट पर्सन होगी जो कि सारे रूल्स रेगुलेशन संभालेगी उस स्टेट के अंदर लेबर लॉ से रिलेटेड. एग्जाम्पल, फॉर अ रेलवे कंपनी द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वाइल फॉर लोकल फैक्ट्री द स्टेट गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. सो यही होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है. सर्टिफाइंग सर्जन्स फैक्ट्रीज एक्ट 1948. अ सर्टिफाइंग सर्जन इज अ क्वालिफाइड मेडिकल practitioner appointed by the government to examine and certify the fitness of worker, especially young persons working in a factories. Duties क्या होती हैं? Examination of young workers. They examine adolescent and certified whether they are fit to work in a factory. issue of fitness certificate. They grant certificates of fitness young person कि भाई ये 15 से 18 साल की एज का ही है. ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और सुपरविजन देखा जाता है उनकी हेल्थ का. दे इंस्पेक्ट फैक्ट्रीज टू इंश्योर प्रॉपर हेल्थ स्टैंडर्ड आर मेंटेन्ड. दे मे एडवाइस ऑन इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन. रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट. दे कैन कैंसिल अ फिटनेस सर्टिफिकेट इफ द वर्कर इज फाउंड अनफिट लेटर. कि बाद में अगर वो वर्कर अनफिट पाया गया तो ये उसको अनफिट भी डिक्लेयर कर सकते हैं और वो काम नहीं करेगा. सो यही होती हैं ड्यूटीज़ ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन. और सर्टिफाइंग सर्जन क्या होता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग, ये मैंने आपको बता दिया. एग्जाम्पल, अ 16-year-old boy wants to work in a factory. He must first be examined by the certifying surgeon who issue a fitness certificate if he is medically fit. नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्राइक एंड लॉकआउट. स्ट्राइक क्या होती है? टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय वर्कर, जो कि मैंने आपको बताया. स्ट्राइक में क्या होता है? वर्कर खुद काम करना बंद कर देते हैं. लेकिन लॉकआउट में टेम्पररी क्लोजर और सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयर. जो एम्प्लॉयर होता है जो सबको जॉब पे रखता है वो काम को बंद करवा देता है. इनिशिएटेड बाय, सो जो स्ट्राइक होती है इनिशिएटेड बाय एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स. सो जो स्ट्राइक होती है वो एम्प्लॉय या वर्कर स्टार्ट करते हैं और लॉकआउट जो होता है वो एम्प्लॉयर ही स्टार्ट करता है. पर्पस क्या होता है स्ट्राइक का? कोई डिमांड करना उनको हायर वेजेस या बेटर कंडीशन. ठीक है, और लॉकआउट में क्या होता है? टू कॉम्पील वर्कर्स टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयर्स टर्म्स. की वो ये लॉकआउट वो क्यों कर देता है कि भाई मैं तो फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ, तुम्हें अगर बात माननी है तो मानो, अगर मानते हो तो फैक्ट्री में आके काम कर लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फैक्ट्री का काम बंद कर रहा हूँ. कंट्रोल जो होता है वर्कर्स रिफ्यूज़ टू वर्क. ठीक है, लॉकआउट में क्या होता है? एम्प्लॉयर रिफ्यूज़ टू गिव वर्क. नेचर क्या होता है स्ट्राइक में? वेपन्स ऑफ लेबर. ठीक है, लॉकआउट में क्या होता है? वेपन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का वेपन होता है और स्ट्राइक में लेबर एक वेपन होता है, वो खुद काम करना बंद कर देते हैं. इम्पैक्ट क्या आता है? स्ट्राइक में वर्कर्स जो होते हैं वो वेजेस को लूज़ कर देते हैं. और लॉकआउट में क्या आता है? वर्कर्स लूज एम्प्लॉयमेंट टेम्पररली एंड एम्प्लॉयर्स लूज प्रोडक्शन. एग्जाम्पल, इसमें स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ये इसको अवॉइड करना. एग्जाम्पल, वर्कर्स स्टॉप वर्किंग टू डिमांड सैलरी इंक्रीज स्ट्राइक. ठीक है, इसको स्ट्राइक बोलेंगे. वर्कर्स जो हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि उनको सैलरी बढ़ानी थी, सो इसको स्ट्राइक बोलेंगे. वहीं पर वेयर एज एम्प्लॉयर्स शट्स डाउन फैक्ट्री टू फोर्स वर्कर टू एक्सेप्ट कंडीशन. सो ये हो गया लॉकआउट. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी. दोनों पार्ट देख लेना, ये सेकंड पार्ट है. ठीक है, अच्छे से. बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अकेले अकेले पास मत हो जाना. ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कुछ भी पूछना हो तो. और बाकी जो वीडियोज़ हैं वो मैं भी कर रहा हूँ, उन पे काम कर रहा हूँ, वो भी आ जाएंगी बहुत जल्दी. ठीक है, एग्ज़ाम से पहले ही आ जाएंगी. बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय.